क्या कोई दिक्कत है क्या बाबू? ध्यान दीजिए। वो कहाँ गया? डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब कहाँ हैं? या उसको याद करो, याद करो उसको, बैठा मत कर, याद आया कहीं का। चलिए तो बाबू, हम लोग कल का जो क्लास था कहाँ तक छोड़ दिए थे हम लोग, याद है आप लोग को? विद्युत धारा का उसमें प्रभाव पढ़ा रहे थे ना, तो उसमें बताए थे लास्ट क्वेश्चन आप लोग को, सबसे लास्ट बताए थे बिंदु PhD बटा 1000, याद कीजिए। PhD बटा 1000, ये क्या था? यूनिट की संख्या निकालने के लिए आपसे एक प्रश्न पूछते हैं, बताइएगा। 100 वाट का कोई बल्ब है, 100 वाट का कोई बल्ब है, 10 घंटा जलता है, तो बताइए कितनी बिजली की खपत होगी। मैंने बिजली खपत आपको यूनिट में बताना है, याद रखिए इस बात को। हमने क्या बताया? 100 वाट का एक बल्ब है जो कंटिन्यूसली कई घंटा चलता है, 10 घंटे यूज होता है, तो बताइए कितना बिजली खर्च होता होगा। नो डे ना, डे नहीं बोले हम, आवर बोले हैं सिर्फ। 100 वाट का बल्ब 10 घंटा जलता है, तो बताइए कितना यूनिट का पर डे खर्चा होता होगा। 1 यूनिट, सही बात है। 100 × 10, डे तो ये नहीं है। 100 × 10 बटा 1000, 1000 से 1000 कट गया, कितना आया? 1, यानी 1 यूनिट। अगर बोलते कि 15 दिन में कितना खर्चा होगा, तो 15 यूनिट, सिंपल। 30 दिन में कितना खर्चा होगा? 30 यूनिट। होगा कि नहीं होगा? चलिए, तो हम आगे बढ़ के भाई मेरे ये पढ़ते हैं हम लोग, ध्यान दीजिए इसको। विद्युत धारा के उष्मीय प्रभाव, आप समझते हैं कि उष्मीय जो नियम है किसको? जूल का नियम ही एक तरह से है। जूल का नियम कहता है कि किसी भी, अगर हम वायर में, किसी भी तार में, चालक तार में अगर विद्युत धारा को प्रवाहित करते हैं, तो उसमें क्या हो जाता है? गर्मी उत्पन्न हो जाता है। उसी गर्मी का कहेंगे विद्युत धारा का उष्मीय प्रभाव, या जूल का नियम। जूल का नियम आपको 3 तरह से बता दिए थे। फार्मूला बताए थे उष्मा बराबर परिमाण निकालने के लिए, 3-4 फार्मूला बताए थे, जिसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला था आपका I² RT। स्टार्टिंग मूल फार्मूला क्या था? VIT। I² RT था, फिर V² बटा R × T था, इस तरह से फार्मूला था। फिर हमने शक्ति का फार्मूला बताया। शक्ति कैसे है मतलब बताते थे आप लोग? शक्ति कैसा है मतलब? वाट, है ना। विद्युत शक्ति का ऐसा ही मात्रक वाट होता है। उष्मा कैसा है मात्रक? ऊर्जा कैसा है मात्रक? कार्य कैसा है मात्रक? अब बताइए, ऊर्जा का व्यवसायिक मात्रक क्या होता है? कैलोरी होता है। अब देख, ऊर्जा का एक और मात्रक होता है, ऊर्जा खपत, ऊर्जा का बिजली के सेंस में एक और होता है, वो तो कार्य करने के लिए इन द सेंस हो गया। कैलोरी वो तो आपके शरीर में जो बॉडी की इंटरनल हो गया, कितने एनर्जी बनेगा उसको कैलोरी में मापा जाता है। एक और ऊर्जा का मात्रक होता है KWH। समझे आप लोग? बताइए एक यूनिट में कितना जूल होता है? 3.6 × 10⁻6 जूल, इतना जूल होता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है ना, ये सब 9th क्लास का भी सिलेबस है, ठीक है, हिस्सा है। देखिएगा लास्ट पेज पलट के एकदम अंतिम। तो आगे अब हम बढ़ते हैं भाई में, देखिए कह रहा है विद्युत धारा के उष्मीय प्रभाव पर कार्य करने वाले उपकरण। विद्युत धारा के उष्मीय प्रभाव पर कौन कौन सा उपकरण जो है आपके घर में जो रहता है, बेसिकली कौन कौन उपकरण है जो कार्य करता है? तो एक हम लोग ले लेते हैं बल्ब। क्या बल्ब विद्युत धारा के उष्मीय प्रभाव पर कार्य करता है? करता है, करता है कि ना? तो यह क्या है? यह एक उपकरण है। बल्ब क्या है? एक उपकरण है जो किस पर कार्य करता है, किस पे आधारित है? विद्युत धारा के उष्मीय प्रभाव पर। क्योंकि पहले पहले गर्म ही होता है, गर्म होने के बाद क्या देने लगता है? प्रकाश देने लगता है। तो कह रहा है कि विद्युत धारा के उष्मीय प्रभाव पर कार्य करने वाले उपकरण के बारे में बताइए। तो हम पहला उपकरण का नाम आप लोग के सामने रखते हैं, जिसका नाम क्या है? बल्ब। समझ में आप लोग को? बल्ब यह किस पे कार्य करता है? विद्युत धारा के उष्मीय प्रभाव पर। तो हम इस पॉइंट को लिख सकते हैं, यह विद्युत धारा के उष्मीय प्रभाव पर कार्य करता है।
बाबू कोई दिक्कत है आपके पास है क्या? नहीं ना है। देखते रहिएगा पॉइंट, देखिए ध्यान से। तो हमने बल्ब के बारे में क्या लिखा कि यह विद्युत धारा के उसमें प्रभाव पर कार्य करता है। देखा, और यह एक ऐसा उपकरण है जो विद्युत ऊर्जा को प्रकाशीय ऊर्जा में क्या करता है, बदलता है। कोई दिक्कत इसमें दो पॉइंट में? यह एक उपकरण है जो क्या करता है, विद्युत ऊर्जा को किसे बदलता है, प्रकाश ऊर्जा में बदलता है। समझे? अब देख लेते हैं मेरे भाई, एक ये नीचे से देखिए, देखिएगा ध्यान से, तो नीचे में एक बल्ब के नीचे एक होल्डर होता है और नीचे थोड़ा सा ना बिंदु टाइप पर उठा रहता है, देखिए होल्डर के, ताकि वो जाके जब हम प्लग में बोर्ड में खोसे ना तो जाके दोनों पॉइंट का हो जाए, टच कर जाए। समझिए आप लोग हम क्या बता रहे हैं आप लोग को, है बाबू? इस तरह से हम लोग देखें बाबू, हम लोग थोड़ा सा अगर हम बड़ा बना देते हैं, अगर इसको देखिएगा अगर बढ़िया से, तो इसके ऊपर देखिए, ये ध्यान दीजिए हम क्या बता रहे हैं। ये जो तार बनाया है ना इसे घुंघरीला टाइप से तार, ये एक मेटल होता है, एक धातु होता है, इसे कहते हैं टंगस्टन का तार। किसका तार? टंगस्टन का तार। इसी को बोलते हैं फिलामेंट। क्या बोलते हैं? फिलामेंट। तो कोई बोलेगा कि बल्ब का फिलामेंट किससे बना होता है? टंगस्टन तार का। बल्ब का फिलामेंट किससे बना होता है? टंगस्टन तार का। तो ये जो है आपका किसका बना होता है? टंगस्टन। देखिए हमको बल्ब बनाने नहीं आता है, आप लोग देखते रहिएगा, समझते रहिएगा। ऊपर का एक कांच गोलाकार भाग होता है कि ना? आप देखें ना कांच का, आप ये एलईडी चाहे सीएफएल मत देखिए, आप याद कीजिए कौन बोला, ललका बोलवा, समझे आप लोग? रेड होता है, कांच का ग्लास होता है कि ना? तो ये गोलाकार एक भाग होता है, समझे आप लोग? ये क्या होता है बताइए? टंगस्टन तार है, ये फिलामेंट है, क्या है? लेकिन बना किसका है फिलामेंट? ये टंगस्टन तार का बना होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना, एग्जाम्स में ना पूछता है आपसे, समझे आप लोग? एग्जाम्स में पूछता है, इसको बोलते हैं फिलामेंट। एक और लड़की नहीं आई आप लोग में, उधर के दोनों इसमें कोई दिक्कत है बताइए? इसमें प्लस और माइनस होता है। जो बल्ब होता है, बल्ब 100 वाट का बल्ब होता है ललका, समझे? इसमें जो दो बिंदु होता है, होल्डर देखिए रंगा लिखा रहता है, एकदम जस्ता लिखा, जस्ता भी रहता है, समझ गए? तो उसमें क्या आपसे पूछेंगे बाबू, डीसी में एसी में कॉमन अंतर बताइए, तो क्या बताइएगा? डीसी में प्लस माइनस होता है, एसी में प्लस माइनस नहीं होता है। देखें कभी आप चार्जर को ऐसे खोसिए, चाहे घुमा के ऐसे खोसिए, मोबाइलवा चार्ज होइबे करेगा। तो उसमें प्लस माइनस नॉट मतलब मैटर नहीं करता, लेकिन डीसी मैटर करता है, क्योंकि बैटरी में जानते हैं कि प्लस माइनस अगर तो नहीं चलेगा आपका, होता है कि ना? तो ये आपका बल्ब है, बल्ब में कौन सा तार लगा है? फिलामेंट का तार लगा है, सॉरी टंगस्टन का तार लगा है, जो उसका नाम क्या है? फिलामेंट है। आगे बढ़े हम लोग। जो ये कांच का बना ग्लास आप देख रहे हैं, ठीक है, शीशा जो देख रहे हैं हम लगा है, इस शीशा को लगाने से पहले इसमें क्या किया जाता है कि जितना हवा है उसका कर दिया जाता है, बाहर निकाल दिया जाता है। इसमें जितना हवा है क्या कर दिया जाता है? बाहर निकाल दिया जाता है। बाहर हवा निकालने का अर्थ क्या है? हमने क्या निकाला? हमने ऑक्सीजन निकाला। अरे हवा में क्या मौजूद है? ऑक्सीजन। तो हमने इसमें से क्या निकाल दिया? हवा निकाल, यानी ऑक्सीजन निकाल दिया। माने क्या हो गया? ऑक्सीजन रहित, बिना ऑक्सीजन के हो गया ये। अब इसमें से ऑक्सीजन निकाल के इसमें भरा जाता है नाइट्रोजन और आर्गन, जो कि दोनों क्या है? निष्क्रिय गैस है।
आप निष्क्रिय गैस के बारे में जानते होंगे, निष्क्रिय गैस उसे बोलते हैं जिसके अंतिम कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं, यानी स्थिर होते हैं, किसी से रिएक्शन नहीं करते हैं। जिसमें 8 गो अंतिम कक्ष में देखिएगा, जिसमें 8 गो इलेक्ट्रॉन होता है ना, वो किसी को दे नहीं सकता है, ना ही ले सकता है। तो अभिक्रिया की यहाँ कहाँ से कर सकता है अभिक्रिया? वो तो अष्टक पूरा है उसका, पूरा ऑर्बिट पूरा है उसका, अंतिम कक्ष में 8 गो इलेक्ट्रॉन है, तो काहे के लिए किसी से देगा किसी से लेगा? 8 गो, उसको अगर रहता 7 गो तो मैटर रखता कि किसी ना किसी से एगो लेगा, तभी तो वो अष्टक पूरा करेगा। तो हम कह रहे हैं कुछ ही कि जितना भी आपका निष्क्रिय है, निष्क्रिय तत्व है, मतलब ये अंतिम कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे उसके? 8 गो, मतलब वो स्थिर बैठा होगा, उसको नो मतलब कह जी। लेकिन आप कहिए कि सर जी नाइट्रोजन तो निष्क्रिय गैस नहीं है। जितने 18वें ग्रुप में तत्व हैं सबका सब क्या है? निष्क्रिय है। निष्क्रिय मतलब अक्रिय, किसी से क्रिया नहीं कर सकता वो। जैसे आप देखिए अंतिम कक्ष में हीलियम, नियॉन, आर्गन है ना, क्रिप्टॉन है, एक जेनॉन है, एक है ना रेडॉन है, एक रेडॉन। बाकी हो 2-3 को नहीं उपयोग में आता है। ट्रिक बताता ना, है नेता और कर्मचारी जीते रहो, वही वाला है। तो इसमें सारे के सारे तत्व क्या है? निष्क्रिय है ना। निष्क्रिय का मतलब क्या है? किसी से अभिक्रिया नहीं कर सकता है। अब आगे बढ़ते हैं। तो नाइट्रोजन क्यों आप कह रहे हैं? तो नाइट्रोजन भी एक तरह से कुछ है, माने कुछ नहीं है वो निष्क्रिय, बट बाकी निष्क्रिय है। उसको कह सकते हैं कि हम 90% क्या है? निष्क्रिय है नाइट्रोजन। रीजन क्या है कि जब उसका बॉन्ड बनाइएगा ना, आप नाइट्रोजन का बॉन्ड बनाइएगा, बंधन, एकल बंधन होता है, द्विबंधन होता है, त्रिबंधन, आप देखे हैं, तो उसमें ट्रिपल बॉन्ड बनता है। ट्रिपल बॉन्ड बनने की वजह से बहुत मजबूत होता है, समझ गए? किसी से रिएक्शन नहीं कर सकता है, किसी को दे या किसी को लेने, कोई उसे छीन नहीं सकता है, समझे आप लोग? यानी उसमें ट्रिपल बॉन्ड बनने की वजह से उसको क्या हम लोग मानते हैं? थोड़ा बहुत क्या मानते हैं? निष्क्रिय। तो इसमें से हम क्या निकाल देते हैं बाहर? हवा को निकाल देते हैं, यानी ऑक्सीजन को, वायु को निकाल देते हैं। वायु को निकालने में इसमें भरते क्या है? आर्गन और नाइट्रोजन। इसमें से हवा को निकाल कर, हवा को क्या करते हैं? निकाल देते हैं। और क्या भरते हैं? आर्गन प्लस, नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है, आर्गन आ रहा है ना, आर्गन। चलिए, आर्गन और क्या भरा जाता है? ठीक है, आर्गन में भरते हैं नाइट्रोजन। अब बताइए हमने क्या क्या सीखा? कि विद्युत बल्ब होता है, विद्युत बल्ब के अंदर एक फिलामेंट होता है जो टंगस्टन तार का बना होता है। इसके अंदर से हवा को निकाल करके हम क्या भरते हैं? आर्गन और नाइट्रोजन, जो क्या है? निष्क्रिय है, निष्क्रिय गैस है ना। आगे बढ़े, यहाँ तक हो गया। इसमें निष्क्रिय गैस क्यों भरी जाती है? प्रश्न आता है कि विद्युत बल्ब के अंदर निष्क्रिय गैस क्यों भरी जाती है? निष्क्रिय गैस आखिर हवा निकाल के क्यों भरते हैं? व्हाट्स रीजन? तो रीजन इसमें ये है मेरे भाई कि अगर इसमें हवा रहेगा तो जो फिलामेंट है, जो आपका टंगस्टन तार का है, उससे कर लेगा अभिक्रिया, और जैसे ही करेगा अभिक्रिया वो हो जाएगा भंगूर, टूट जाएगा गल के। समझ गए आप लोग क्या बता रहे हैं आप लोग को? इसमें अगर भर देंगे हवा, हवा किससे अभिक्रिया करेगा? लोहा से करेगा, करेगा नहीं तो, क्योंकि धातु है, मेटल है, आप जानते हैं फिलामेंट। इससे करेगा अभिक्रिया, ये क्या हो जाता है? टूट जाता है, गल जाता है। इसलिए हम क्या करते हैं? इसमें आर्गन और नाइट्रोजन भरते हैं, ताकि फिलामेंट जो बना है टंगस्टन तार का, उससे क्या ना करे? अभिक्रिया ना करे, ना टूटे, बचा रहे मेरा मेरा बल्ब जो अधिक समय तक चले, यूज कर सकते हैं उसको। थोड़ा सा बल्ब को ऊपर से आप उसके ग्लास को फोड़ दीजिएगा, वो नहीं जलेगा, गारंटी, गल के टूट जाएगा तुरंत। देखिएगा एकदम स्प्रिंग रहता है पतला, देखिए कभी जब वो फ्यूज होता है ना, फ्यूज देखिएगा टूट जाता है, वो दोनों टूट जाता है, लटका रहता है, और तनिको सटा फिर जल जाएगा। तो ये जो होता है, ये तार होता है, ये टंगस्टन तार, इसका गलनांक काफ़ी ऊंच होता है, गलनांक भी कम नहीं होता है, गलनांक ऊंच होता है, हाली गलता नहीं है। अगर गलता तो गर्मी हो जाता है, इसमें गर्मी होकर पिघल के टूट जाता। लेकिन टूटता है क्या? आप देखें कभी टूटता है? नहीं टूटता है। रेयर केस में ज़्यादा वोल्टेज उसको है ना, मतलब उसकी क्षमता से ज़्यादा मिल जाता है वोल्टेज, तो क्या होता है? टूट जाता है। तो इसका बताइए गलनांक क्या होगा? ऊंच होगा। लगभग इसका जो गलनांक होता है 3000 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना होता है? 3000 डिग्री। बोलने वाला बोलता है कि लगभग 3400 डिग्री सेल्सियस होता है, 3400 डिग्री सेल्सियस। तो ये जो आपका तार है, इसका गलनांक काफ़ी ऊंची, यानी 3 ले लेते हैं हम लोग अप्रोक्स 3000, कोई दिक्कत है?
3000 डिग्री सेल्सियस का क्या होता है तापमान, मतलब इसका गलनांक होता है, मतलब उतना उसको उससे अधिक मिले ना इसको तापमान, हीट मिले तो क्या हो जाएगा, गल के टूट जाएगा। बट इसको क्षमता कितना है सहने का, 3000 तक ही सह सकता है, टूटेगा नहीं, आपका फ्यूज नहीं होगा बल्ब। समझे आप लोग? तो इसका गलनांक क्या होता है, ऊंच होता है। अब बताइए, जब हम इसमें लाइन भेजते हैं, माने विद्युत धारा को प्रवाहित करते हैं, प्रवाहित करने के बाद जब विद्युत धारा टंगस्टन तार से होकर प्रवाहित होता है, तो टंगस्टन का जो तार होता है काफ़ी मात्रा में इसकी जो प्रतिरोध होती है, इसकी अधिक प्रतिरोध होता है। इसका प्रतिरोध क्या होता है, सबसे अधिक होता है। इसका प्रतिरोध अधिक होने के कारण हम क्या बताएं, जब हम विद्युत बल्ब के अंदर क्या भेजते हैं, विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, तो वह कहाँ जाता है, वह टंगस्टन तार में जब प्रवाहित होता है तो टंगस्टन का तार का प्रतिरोध अधिक होने के कारण टंगस्टन तार का प्रतिरोध क्या होता है, अधिक, है ना। हीटर के तार जो नाइक्रोम होता है उसका प्रतिरोध क्या होता है, अधिक, इसलिए ना गर्म होकर गुस्सा होकर कहीं जाता नहीं, वहीं पे लाल हो जाता है एकदम। तो इसका भी प्रतिरोध अधिक होता है, समझे आप लोग। तो इसमें जैसे ही जाता है तो ये गर्म हो जाता है, और गर्म होने के बाद क्या हो जाता है, चमकने लगता है। बस यही तो है रियल में लिखना है, कुछ लिखना थोड़ा नहीं है, इसी बात को लिख देना है हम लोग को। हम लोग आगे बढ़ें, इसमें कोई दिक्कत। इसका गलनांक क्या होता है, ऊंच होता है। प्रतिरोध क्या होता है, अधिक होता है। गलनांक लगभग कितना होगा, 3000 डिग्री सेल्सियस। गलनांक अधिक का मतलब गलना, जो गल जाता है ना कोई चीज़, जैसे पानी खौलाइएगा कितना पे खुल जाएगा, हार्डली हार्डली 100 डिग्री पे खुल जाएगा। उसके बाद उसको खौलाते रहिए, का आपका दूसरे खुलेगा, अब जलेगा वो, सब धीरे धीरे देगची खत्म कर देगा, वो उड़ जाएगा पानी। तो देखिए, चलिए लिखते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो यह विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर कार्य करता है। यह एक ऐसा उपकरण है जो विद्युत ऊर्जा को प्रकाशीय ऊर्जा में बदलता है। और आगे लिखिए हम लोग लेते हैं, यह कांच का बना एक गोलाकार क्या होता है, भाग होता है, जिसमें से क्या करते हैं, जिसमें से हवा यानी ऑक्सीजन, जिसमें से हवा को निकालकर निष्क्रिय, कैसे लिखा जाता है, निष्क्रिय, निष्क्रिय गैस, कौन कौन बाबू, आर्गन और आर्गन पर नाइट्रोजन, निष्क्रिय गैस भर दी जाती है, निष्क्रिय गैस भर दी जाती है, ताकि वह किससे अभिक्रिया ना कर सके, ताकि वह टंगस्टन तार से अभिक्रिया न कर सके। कोई दिक्कत? अतः जब हम विद्युत बल्ब के धारा क्या करते हैं, धारा प्रवाहित करते हैं, तो फिलहाल हम अपने से लिख रहे हैं सब। तो उसका जब हम विद्युत बल्ब के अंदर
धारा प्रवाहित करते हैं तो वह टंगस्टन से जब प्रवाहित होता है तो देते हैं उसका प्रतिरोध अब क्या लिखे हैं इसमें बताइए, नहीं सब तो लिखिए दिए, नहीं लिख दिए सब, इसमें क्या है लिख देते हैं एक चीज़, चूँकि मतलब गलनांक ऊंच होता है, पूछेगा नहीं कितना होता बट ऊंच होता है, आप लिख दीजिएगा, है ना। टंगस्टन तार गलनांक क्या होता है, ऊंच होता है, अपने हिसाब से लिख दिए। अब आप लोग की मर्जी, आप जितना अच्छा लिखिएगा आप लोग को उतना अच्छा नंबर मिलेगा, समझे। तो एक क्वेश्चन इस पे बन रहा है, क्या बन रहा है कि विद्युत बल्ब के अंदर हम निष्क्रिय गैस क्यों भरते हैं, एकदम इम्पोर्टेंट प्रश्न है, ठीक है ना, एकदम इम्पोर्टेंट ये प्रश्न पूछा गया है। विद्युत बल्ब के अंदर निष्क्रिय गैस क्यों भर जाते हैं, तो आप लोग लिख लीजिएगा, इसमें कुछ है, फिर भी हम लिख देते हैं इसको मिटा के, है ना। इसको पहले उतारिए ना आप लोग, ध्यान दीजिए, सुनिए ध्यान से। आगे बढ़कर हम देखते हैं भाई मेरे, ध्यान दीजिए, सुनिए। विद्युत बल्ब के अंदर निष्क्रिय गैस भर जाती है क्यों, हमने क्या लिखा, विद्युत बल्ब के अंदर निष्क्रिय गैस भरी जाती है, चाहे क्यों भरी जाती है, वही प्रश्न है, ध्यान सुनिए। हम क्या बता रहे हैं, विद्युत बल्ब के अंदर निष्क्रिय गैस भरी जाती है क्यों, तो आप जानते हैं क्यों, क्यों भरे बताइए आप लोग। क्योंकि ऑक्सीजन जो है फिलामेंट से अभिक्रिया ना करे, अगर फिलामेंट से अभिक्रिया करता है तो क्या हो जाएगा, भंगुर हो जाएगा, टूट जाएगा, जिस कारण हम क्या करते हैं, आर्गन और नाइट्रोजन गैस भर देते हैं, मतलब निष्क्रिय गैस भरते हैं, समझे। इसी को आप संक्षेप में थोड़ा लिखते हैं हम लोग, ठीक, आप पूरा बाकायदा मत लिखिए उससे, आपको बस समझ में आ गई ना, हमारा मतलब समझाना ही था। लगाते हैं क्योंकि जब हम विद्युत बल्ब में उपस्थित विद्युत बल्ब में उपस्थित क्या लिखे हैं, क्योंकि जब हम विद्युत बल्ब में उपस्थित हवा देते हैं के समय क्या लिखे हैं कि क्योंकि जब हम विद्युत बल्ब में हवा की उपस्थिति में जब बल्ब के अंदर धारा को प्रवाहित करते हैं तो हवा से अभिक्रिया करके क्या हो जाएगा, टूट जाएगा,
कारण। निष्क्रिय गैस हो गया ना। निष्क्रिय गैस कौन कौन? नाइट्रोजन और AR से आर्गन भरी जाती है। का दिक्कत? कहीं वर्ड में गलती है का? उसको मत समझिए, समझते रह जाइएगा, है ना। अपने ही जो समझ जाएगा वो लिख देगा भाई मेरे, इतना बात दिमाग रखिएगा। जरूरी नहीं है कि पूरा एकदम लाइन बाई लाइन याद कीजिए। जिसको समझ में आ गया कि ना जाएगा तो आप क्रिया करके टूट जाएगा, तो उसके बेसिक पर 3-4 पैटर्न लिख देगा, नहीं लिख देगा। चलिए आगे बढ़े हम लोग। अब पढ़ते हैं विद्युत हीटर। विद्युत जो हीटर है किस पे कार्य करता है? विद्युत हीटर किस पे कार्य करता है? विद्युत धारा के उसमें प्रभाव पर। हम क्या पढ़ रहे हैं? प्रश्न क्या पढ़ रहे हैं? विद्युत धारा के उसमें प्रभाव पर कार्य करने वाले उपकरण, यही पढ़ रहे हैं। तो पहला उपकरण क्या पढ़ा हमने? बल्ब। अब दूसरा क्या पढ़ेंगे? हीटर पढ़ेंगे। ठीक है, हीटर के बारे में पढ़ेंगे कि हीटर क्या होता है। आप सभी लोग जानते हैं कि हीटर आप देखे होंगे, सभी लोग देखे हैं ना। तो जो हीटर होता है मेरे भाई, हीटर किस पे कार्य करता है? पहला पॉइंट का लिखिएगा, यह विद्युत धारा के उसमें प्रभाव पर कार्य करता है। यह एक ऐसा यंत्र है या फिर उपकरण है, यह एक ऐसा उपकरण है जो विद्युत ऊर्जा को किस में बदलता है? उष्मीय ऊर्जा में बदलता है। अब बल्ब क्या था? विद्युत ऊर्जा को प्रकाशीय ऊर्जा में। तो थोड़ा सा चेंजिंग कर रहे हैं यहाँ पे, विद्युत ऊर्जा को उष्मीय ऊर्जा में बदलता है। अब विद्युत हीटर के बारे में लिखना है। चूंकि विद्युत जो हीटर होता है, विद्युत हीटर, उसमें एक चीनी मिट्टी होती है। चीनी मिट्टी की पतली प्लेट होती है जिसके ऊपर एक कुंडली बनी होती है। कुंडली उसको बोलते हैं जहाँ तार लपेटा जाता है, जहाँ तार लपेट उसका बोलते हैं कुंडली बोलते हैं। तो उसके ऊपर देखिए जो प्लेट होता है उसके ऊपर ना गड्ढा एकदम लाइन बना होता है। उस गड्ढा के जो होता है आपका वो प्लेट जो होता है, उस प्लेट में हम जो हीटर तार होता है यानी जो नाइक्रोम का तार होता है, नाइक्रोम का तार उस पर क्या करते हैं? बैठा देते हैं। ठीक है, उसको बैठाने के बाद एक खांचा जैसा होता है, खांचा होता है, उसको खांचा बोलेंगे, खांचा लेकर ढांचा होता है। उसके अंदर उस प्लेट को रख देते हैं। इसे उस प्लेट को करते हैं उसमें रख देते हैं। समझ गए? खांचा क्यों बनाया हुआ रहता है? उसमें देखिए लाइन कभी आता नहीं है उसमें, वो भी एक चिमनी मिट्टी का होता है। चिमनी मिट्टी क्या करता है ना, जो होता है ना आपका खांचा जो होता है वो ढांचा, उसमें लाइन नहीं आ सकता है कभी भी, क्योंकि जब उसमें प्रवाहित करते हैं धारा, तो जानते हैं कि जब, सोचिए बात को, कि जो चीनी मिट्टी का ही क्यों बनता है कि उसमें करंट नहीं जा पाता है। वो करंट रोधक होता है, यानी करंट का करता है रोक लेता है, आपको करंट नहीं मारता है। कभी मारा है करंट आप लोग को? जब से उसमें देखिए ध्यान से, लाइन तब तक नहीं मारेगा जब तक से उसमें जो बर्तन है, बर्तन उस वायर में टच ना करे। जैसे अगर वायर में अगर पूरा उसका चमलूल लमलूल है, अगर टच कर गया वायर में उसका, तो पक्का आपको लाइन मारेगा, क्योंकि तार में बेसिकली सट गया तब तो लाइन मारेगा ही मारेगा। अब उसका एथी में सटे, पूरा जो मिट्टी का बना है, चिमनी मिट्टी का बना है, उसके अंदर टच करे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपको लाइन नहीं मारेगा। मारेगा? अब पानी पूरा टपक रहा है, लाइन से लाइन मार देगा आपको। समझ रहे हैं? इसलिए कभी भी यूज कीजिए तो आप उसको पेंदी को अच्छा से कर लीजिए, पोंछ लीजिए। देखिए कि टच नहीं करते, बल्कि ऊपर से कुछ और रख दीजिए, तब ऊपर से रखे डेगची को, ताकि डेगची का जो पेंदी होता है वो डायरेक्ट टच ना करे वायर में। टच करेगा तो लाइन मार देगा आपको। बात समझ रहे क्या बता रहे हैं हम लोग को? तो इसके बारे में हम लोग लिख देते हैं। अब बताइए कि जब हम विद्युत हीटर के अंदर, विद्युत हीटर में धारा को प्रवाहित करते हैं तो क्या होता है? नाइक्रोम का जो तार होता है उसका प्रतिरोध और गलनांक क्या होता है? काफ़ी उच्च होता है, काफ़ी ऊँच होता है। समझ गए? जब इसमें हम धारा प्रवाहित करते हैं तो उसका तब प्रतिरोध काफ़ी ऊँच होता है। तो आप जानते हैं जिसका प्रतिरोध ऊँच होता है उस प्रकाश विद्युत धारा को जाने ही नहीं देता है। जिसका प्रतिरोध अधिक, वो क्या करता है? धारा को क्या करता है? जाने नहीं देता है, अपने अंदर से जाने नहीं देता है, वो रोकता है धारा को। तो जब जो नाइक्रोम का तार होता है उसका प्रतिरोध क्या होता है? सबसे अधिक होता है। होने के कारण क्या होता है? जब उसमें विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो विद्युत धारा को रोकता है, रोकने के बाद क्या होता है? गर्म हो जाता है, लाल हो जाता है। लाल होकर क्या देने लगता है? ऊष्मा देने लगता है, भाप ना, टेम्परेचर ना, गर्मी देने लगता है। और उस गर्मी से हम क्या करते हैं? खाना बना लेते हैं,
रूम को गर्म कर लेते हैं। गीजर में लगा होता है, आप देखें ना, गीजर में ही लगा होता है पानी को गर्म करने के लिए, रूम गर्म करने के लिए, रूम है ना टेम्परेचर को। और किसका गीजर में लगा होता है पानी पीने के लिए। इस सब में क्या होता है, नाइक्रोम का वायर होता है जिसका प्रतिरोध क्या होता है अधिक होता है, गलनांक क्या होता है अधिक होता है। इसी बारे में लिख देते हैं। चलिए इसको ऊपर उतारिए ना। देखिए बाबू, अब हीटर के बारे में लिख देते हैं, आप लोग समझा दिए ना बढ़िया से। कोई बोलेगा हीटर का तापमान कितना होता है, उच्च होता है। गलनांक क्या होता है, ऊंच होता है। प्रतिरोध क्या है, ऊंच होता है। इसलिए ना वो गर्म होकर लाल हो जाता है। देखिए यह मान के चलिए आप लोग, यह एक हीटर है, ठीक है। ऐसे ही बना रहता है। इसमें दो गो है या तार निकल रहा था, जाके जोड़ दो, पलक में खोस दीजिए, टुई टुई टुई। कुछ खास नहीं है, आप अच्छा से बनाइएगा, सब फिगर आपके अथी में होगा। फिगर आपको हम नहीं समझा रहे हैं, हम हीटर समझा रहे हैं। ये देखिए, ये मेरा गोलाकार जो है क्या है पता है क्या है, ये वक्राकार है। कैसा होता है, वक्राकार। बेलन देखिए, बेलन, आप बेलन एक लीजिए, आप बेलन को ऊपरी ऊपरी की जो परत पर छत हटा दीजिए, नीचे का छत हटा दीजिए, तो खोखला हो जाएगा, नहीं हो जाएगा खोखला पूरा। तो उसको कहेंगे वक्र। क्या कहेंगे, वक्र भाग, क्योंकि सिर्फ वक्र भाग बचेगा उसका, उसका ऊपरी भाग और नीचे भाग तो रहबे नहीं करेगा। तो क्या रहेगा, वक्र भाग। तो वक्राकार क्या बनता है, खांचा यानी ढांचा। कह दीजिए ढांचा कहिए, खांचा मत कहिए, खांचिया पहले किया जाए, समझे। तो ये जो है ना आपका जो ये है, ये जो है ये गोलाकार प्लेट होता है, ऐसा नहीं होती, गोलाकार होता है प्लेट। जो आपको उंगली से लग दिखाई दे रहा है, उंगली लेखा, ये जो कैसा होता है, गोलाकार होता है। इसी में क्या बैठाते हैं हम लोग, तार को बैठाते हैं। इसी में क्या बैठाते हैं, तार। अब पूरा क्या होता है, गर्म हो जाता है। ये जहाँ तार बैठाए हैं, तार, ये जो प्लेट है किसका प्लेट होता है, कौन प्लेट होता है, चीनी मिट्टी का, मतलब चिकनी मिट्टी का, चीनी मिट्टी का प्लेट होता है, समझे आप लोग। ये जो ढांचा होता है ये भी होता है, इसमें करंट फ्लो नहीं करेगा, ये भी चीनी मिट्टी का होता है, समझे आप लोग। चीनी मिट्टी से थोड़ा सा अलग होता है, वो जो है ना आपका ये कुछ अलग होता है, ये कुछ अलग हो जाता है। देखिएगा हाली टूटता नहीं है, भड़कता नहीं है। अगर दूसरा मिट्टी ले लीजिएगा ना, हिसाब करियाई मिट्टी, माना जलोढ़ में, सब जो मिट्टी है हिसाब ले लीजिएगा, तो पता है क्या होगा, गर्म होगा तो क्या होगा, दरक जाएगा वो। देखिएगा ये जो इसका ढांचा होता है वो आकार, ये कभी टूटता है, हाल ही नहीं टूटता है, बहुत समय लेता है टूटने में। मान इसकी सहन जो क्षमता है बहुत अधिक होती है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा सह सकता है। तो बाबू हम लिखते हैं हीटर के बारे में, तो हम लिख सकते हैं कि, खरीद बाबू, यह किस पे आधारित है, दो लाइन लिख दीजिए। यह विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर कार्य करता है। चूंकि यह एक ऐसा उपकरण है, यह एक ऐसा उपकरण है, यह एक ऐसा उपकरण है जो क्या करता है, विद्युत ऊर्जा को क्या करता है, परिवर्तित करके बदलता है, परिवर्तित करता है या फिर बदलता है। क्या हंस रहे हैं, इसमें कोई दिक्कत है मेरे भाई, कोई दिक्कत। यहाँ पर दो कड़ी अगर आप लिख देते हैं तो आपको लगेगा ना लड़का तेज है, समझे आप लोग। क्या लिखिएगा कि यह विद्युत धारा के उसमें प्रभाव पर कार्य करता है, यह एक ऐसा उपकरण है जो विद्युत ऊर्जा को उसमें ऊर्जा में बदल देता है। उसके बाद इसका स्टेटमेंट लिखेंगे ना, क्या कंक्लूजन है, क्या स्टेटमेंट है, क्या कथन है, क्या निष्कर्ष है। तो इसके बारे में लिखते हैं बाबू, लिख देते हैं, तथा इस हीटर में क्या होती है, चीनी मिट्टी, चीनी मिट्टी की, चीनी लिखाता है ना, चिमनी ना चीनी, मिट्टी की
पतली प्लेट होती है जिसको एक खांच में रखा जाता है, ले देते हैं, रखा जाता है जिसमें नाइक्रोम के तार के बने कुंडली फैली होती, चाहे होती है। और आगे लेते हैं, जब इसमें धारा प्रवाहित करते हैं, लिख देते हैं सब। बस तो इतना काफ़ी है, इसमें कोई पॉइंट देखिए, कोई दिक्कत नहीं है। यह विद्युत धारा को उसमें प्रभाव को कार्य करता है। यह एक ऐसा उपकरण है जो विद्युत ऊर्जा को उसमें ऊर्जा में बदलता है। यहाँ तक तो क्लियर हो गया। अब यहाँ से, तथा इस हीटर में चीनी मिट्टी की पतली क्या होती है, प्लेट होती है, जिसको एक वर्गाकार खांचा में रख दिया जाता है ना, प्लेट उठा हुआ रख दो खांचवा में से, ठीक बा। रखने के बाद जिसमें नाइक्रोम के तार के बने कुंडली क्या होती है, फैली होती है। देखिएगा प्लेट में क्या होता है, कुंडली बना रहता है, उसमें तार रख देता है, फैला देता है। इसका प्रतिरोध और गलनांक क्या होता है, काफ़ी उच्च होता है। जब इसमें धारा प्रवाहित करते हैं तो नाइक्रोम का तार का जो प्रतिरोध अधिक होने के कारण यह क्या हो जाता है, ले लेते हैं इसमें थोड़ा सा ना, ठीक है ना बाबू। प्रतिरोध अधिक होने के कारण आ रहा है ना, आ रहा है ना, यह उष्मा देने लगता है, ठीक है। अब बताइए बाबू, जो नाइक्रोम, नोट में लिख लीजिएगा, नाइक्रोम एक तार है, धातु है, चालक तार है। तो जो नाइक्रोम है, नाइक्रोम वह एक कोई धातु नहीं है, सिंपल धातु नहीं है, वह क्या है, मिश्र धातु है। वो ना दो गो धातु को मिला के बनाया गया है, नाइक्रोम। नाइक्रोम को बनाने के लिए न से नाइस, देखिए नाइस से कहेगा थी निकेल ना बाबू, निकेल, क्रो से क्रोमियम, क्रोम से क्रोमियम। बस समझे आप लोग। देखिए नाइक्रोम, न से निकेल, न नाई से कहे निकेल, न क्या ई की जोड़े तो नी नहीं बनेगा, निकेल आई का हो गया क्रोमियम, निकेल क्रोमियम हो गया। याद रहेगा ना, इसमें कोई दिक्कत आप लोग को, इसमें कोई दिक्कत नहीं ना। इसका प्रतिरोध काफ़ी ऊंच होता है। इसका जो प्रतिरोध होता है विद्युत हीटर का, याद रखिए बाबू, इसका जो प्रतिरोध होता है विद्युत हीटर का, लगभग में आदमी बोलता है 3400, इसको भी बोलता है। तापमान गलनांक बोले हैं, प्रतिरोध नहीं बोले हैं। प्रतिरोध ओम में होता है ना। ये गलनांक बताए हैं कि तार का गलनांक कितना होता है, 34 डिग्री सेल्सियस, इसलिए कि हाल ही गलता नहीं है। लेकिन जब पानी टपकता है तो धीरे धीरे टूट जाता है वो, समझे, टूट जाता है। पानी से बचा कर रखिए, रहेगा, टिका रहेगा, क्या समझे। पानी से नहीं बचा कर टूट जाएगा वो। चलिए इसको उतार लिए बाबू, आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे बढ़ क्या पढ़ेंगे हम लोग, विद्युत स्त्री यानी आयरन जो देते हैं ना प्रेस, उसको पढ़ेंगे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको उतार लीजिए पहले फटाक फटाक।
चलिए आप देख लेते हैं भाई मेरे, विद्युत स्त्री, क्या देखते हैं, विद्युत स्त्री। आप बताइए बाबू, विद्युत हीटर का प्रयोग कहाँ करते हैं? विद्युत हीटर का प्रयोग कहाँ करते हैं? रूम को गर्म करने के लिए, कमरा को, और खाना बनाने के लिए, और पानी गर्म करने के लिए गीजर में प्रयोग करते हैं उसका। समझे आप लोग? हीटर जब भी कहेंगे तो समझे नाइक्रोम का तार कह रहे हैं, है ना। जब भी कहें हीटर समझे नाइक्रोम का तार की बात कर रहे हैं। क्या नाइक्रोम का तार का प्रयोग खाली उसी में होता है, स्त्री में नहीं होता है? इसमें भी होता है, जो भी पढ़ाने जा रहे हैं, है ना। इसे बोलते हैं इलेक्ट्रिक आयरन। ठीक है, इलेक्ट्रिक आयरन। देखो बाबू, ये भी कैसा उपकरण है? तो विद्युत धारा के उसमें प्रभाव पर कार्य करता है ये भी, यानी विद्युत धारा के उसमें प्रभाव के कार्य करने वाला उपकरण है। तो ये किस पे कार्य करता है? यह विद्युत धारा के उसमें प्रभाव पर कार्य करता है। ओके, चलिए देखिए बाबू, हम आपको बता दे रहे हैं आपको, ये मान के चलिए थोड़ा देर के लिए, ये क्या हम बना रहे हैं बताइए? हम बना रहे हैं बाबू आयरन। क्या बना रहे हैं? आयरन बना रहे हैं। ठीक है, ये जो आपका आयरन होता है ऐसे होता है, थोड़ा छोटा होता है, पतला कर देंगे तो अच्छा हो जाएगा। ये आदमी इसमें हाथ लगा के इसे, है ना, इसे पकड़ के ऐसे देता है प्रेस, इसे नहीं करता है तब। अच्छा, आप देखिएगा नीचे क्या होता है, ये लोहा होता है, होता है कि नहीं लोहा होता है? अच्छा, अब बताइए, इसमें भी नाइक्रोम का तार लगता है ना, गर्म करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? नाइक्रोम के तार का। तो इसमें भी नाइक्रोम का तार का प्रयोग करते हैं, लेकिन जो नाइक्रोम का तार हम बैठाते हैं, इसमें कैसे था हीटर में कि हम चीनी मिट्टी पर बैठाते थे, लेकिन इसमें कहाँ बैठाएंगे? अभ्रक पर। अभ्रक, समझे आप लोग? यहाँ पे क्या होता है, एक अभ्रक होता है नीचे, एक ऊपर भी क्या होता है, अभ्रक होता है। इसमें क्या लपेटते हैं हम लोग? नाइक्रोम का तार। अब नाइक्रोम का तार गर्म होगा, ये पूरा को कहाँ कस देते हैं? यहाँ पर एक लोहा होता है, लोहा जैसा प्लेट होता है, उस लोहा के प्लेट में इसको कस दिया जाता है। किसको? नाइक्रोम के तार को। देखिए नाइक्रोम का तार ध्यान दीजिए, लोहा में टच है क्या? नाइक्रोम का तार लोहा में टच नहीं है, लोहा में कौन सी टच है? अबरक टच है। ऊपर भी क्या है आपका, और नीचे भी क्या है? अब बताइए, इस पूरे बीच में क्या डाल दिए हम लोग? नाइक्रोम का तार। नाइक्रोम का तार गर्म होगा तो क्या गर्म होगा? अभ्रक गर्म होगा, नीचे वाला अभ्रक ऊपर गर्म होगा। जब नीचे वाला अभ्रक गर्म होगा, तू किसको गर्म करेगा? इस लोहा को गर्म करेगा जिसमें कस रहे हैं ना। उस तरह से पूरा क्या हो जाएगा, नीचे का जो है ना पूरा गर्म हो जाता है। आखिर हम अभ्रक देते क्यों हैं बॉडी में? आखिर हम क्यों देते हैं उसके अंदर हम अभ्रक? अभ्रक देने का मुख्य रीजन ये है बाबू, अगर हम डायरेक्ट रखते हैं उसे, क्रोमियम क्या है, कौन तार है? नाइक्रोम, सॉरी, नाइक्रोम के तार का डायरेक्ट हम कसेंगे इस लोहा में, तो लोहा में क्या मारेगा? लाइन मारेगा, आपको करंट जाएगा ना, करंट हो जाएगा, संपर्क में हो जाएगा। जब लोहा करंट के संपर्क में हो जाएगा तो आप टच करते आपको लाइन मारेगा। तो करंट से, ताकि पूरे जो ढांचा है, ऊपर जो ढांचा है उसमें लाइन ना मारे, जिस कारण हम क्या लगाते हैं? अभ्रक का प्रयोग करते हैं। ऊपर से भी लगा दिए कि ऊपर से कोई भी टच अगर ये कहीं टच कर जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, मतलब पूरा एकदम एकदम इसको ना अच्छा तरीके से इसमें लगाया रहता है नाइक्रोम के तार को, ताकि कहीं भी टच ना करे बॉडी में, है ना, इसलिए इसको अभ्रक के बीच में रखा जाता है। इसमें कोई दिक्कत आप लोग को, हम क्या बता रहे हैं आप लोग को, ध्यान दे रहे हैं ना आप लोग? नाइक्रोम का तार क्या होता है, गर्म होगा तो अभ्रक गर्म करेगा, अभ्रक गर्म करके इसको लोहा का पूरा गर्म कर देगा ना। उसके बाद क्या कर दीजिएगा, प्रेस दे दीजिएगा इसे से, लोहा से गर्म होगा, बस कपड़ा सीधा हो जाएगा। समझे आप लोग? लिखे, यह विद्युत धारा के उसमें प्रभाव पर क्या करता है? कार्य करता है। यह विद्युत धारा के उसमें प्रभाव पर कार्य करता है। और आगे कुछ लिखते हैं बाबू, इसमें क्या लगी होती है? नाइक्रोम के तार को
लपेटी जाती है। ऊपर और नीचे रखी जाती है। लोहे के प्लेट के ऊपर इस कस दिया जाता है ताकि यह ना करे। हो गया ना? देखिए ठीक तो लिखा है। क्या है? इसमें नाइक्रोम के तार को अभ्रक के पट्टी पर क्या करते हैं? लपेटते हैं। अभ्रक के पट्टी पर क्या कर दिए? हम उसको लपेट दिए हैं। अब फिर क्या करते हैं? उसके ऊपर और नीचे क्या करते हैं? अभ्रक की पतली क्या करते हैं? प्लेट रखी जाती है ऊपर नीचे, मतलब वही नीचे में कस देते हैं, ऊपर से रख देते हैं। नीचे में वो कस देंगे जन्म में तार वाला लपेटेंगे, और ऊपर से क्या रख देंगे? अभ्रक रख देंगे। दुगो हो गया ना, अभ्रक का पतली प्लेट है, उसके बीच में क्या हो गया आपका? नाइक्रोम के तार। उसके बाद उसे एक लोहे की प्लेट के नीचे, देखिए इसे लोहे की प्लेट पर के ऊपर कस दिया जाता है। यहाँ पे कसते हैं, यहाँ पे ना, इसे नट बोल्ट होता है, आदमी कस देता है इसे, ठीक है। लोहे के प्लेट के ऊपर कस दिया जाता है ताकि बाहरी ढांचे से विद्युत का करे ना करे, संपर्क ना कर सके। इससे आप आसानी से आप प्रेस दे सकते हैं, आयरन दे सकते हैं, आपको लाइन नहीं मारेगा, है ना। आगे बढ़े हम लोग। बाबू एक और स्केच तक खोजो तो आप लोग, यहीं पे छोड़ दीजिए, इसको मिटा दें, आगे बढ़े हम लोग। आगे बढ़कर क्या पढ़ेंगे बाबू हम लोग? क्या बाबू? ध्यान दीजिए। अब हम लोग पढ़ेंगे अति भारण। अति भारण को इंग्लिश में क्या कहते हैं? ओवर लोडिंग। ओवर लोडिंग, अति भारण। नहीं बोलता है कोई घर में, बाबू ओवरलोड बा, तो कौन वर्ड बोल रहा है? वो कौन वर्ड बोल रहा है? ओवरलोड बा कौन वर्ड है? इंग्लिश वर्ड है। उसको हिंदी में क्या कहते हैं? अति भारण। समझे? ओवरलोड क्या कहते हैं? अति भारण। तो आप लोड का सेंस समझ गए आप लोग। ओवरलोड नहीं बोलता है कोई ओवर स्मार्ट मत बन, मन जितने स्मार्ट बनो उतना ही तक लिमिटेशन में रहो, उससे अधिक बढ़ेगा तो खतरा है कि नहीं खतरा? तो ध्यान दीजिए, हम क्या बता रहे हैं आप लोग को। तो अति भारण क्या है? मान के चलिए बाबू, हम वायर सबको समझाते हैं। देखिए एक वायर मेरे पास है, ठीक है, एक तार मेरे पास है। इसमें मान के चलिए हम आपको देते हैं कंडीशन कि इसमें जिसकी जो क्षमता है ना, ये परिपथ है, याद रख बाबू। इसी को आप मत समझिए परिपथ का मतलब कौन लोहा लकड़ना है। परिपथ का मतलब जो तार आपके गए ना घर में घुमाना, इसे उसी को परिपथ बोलते हैं। कहीं यहाँ पर टूस कर दीजिएगा पंखा, यहाँ कहीं बल्ब के होल्डर लगा दीजिएगा, कहीं टीवी लगा दीजिएगा, तो एकदम से क्या बन गई? परिपथ नहीं बन गया? ये सब लगा देते तार में, तो ये तार एक परिपथ का काम करता है। यह एक ही परिपथ है। कई परिपथ है? ये एक ही परिपथ है। इसकी जो क्षमता है, इसकी जो इफिशियंसी है, इसकी इफिशियंसी है कि ये 4 को पंखा चला सकता है, 4 उपकरण चला सकता है आसानी से। इसका लिमिटेशन कितना है? हाँ, इसकी क्षमता है कि 4 तक कम से कम 4 उपकरण लगा सकता है, यूज कर सकता है, चला सकता है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अगर आप इसमें 4 के बजाय लगा दीजिए 8, तो इसकी क्षमता से क्या लगा दिए? अधिक लगा दिए ना। इसकी क्षमता से 4 को उपकरण लगाने के लिए आप लगा दिए कुछ ही 8 को लगा दिए, यानी इसकी आवश्यकता से क्या लगा दिए? अधिक का लगा दिए, उपकरण लगा दिए,
लगा दिए ना। अब बताइए तार में क्या क्या प्रॉब्लम आएगा। पहला नंबर कि धारा का मान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। धारा जिसमें चाहिए था 4 को जितना चाहिए था उतना चाहिए था, लेकिन अब जब 8 को लगाइएगा तो धारा उसको और चाहिए। इस वायर में धारा का चाहिए और चाहिए, करंट और चाहिए, यानी धारा का मान क्या होता है, बढ़ जाता है। क्षमता है 4 को, लगा दिए 8 को, धारा का मान क्या हो गया, बढ़ गया। जब धारा का मान बढ़ता है तो याद देखिए तार पता है क्या होता है, आपको मालूम है, गर्म होता है कि ना, गर्म होता है। जितना लोड दीजिएगा तो क्या होगा, ये गर्म होता है। गर्म होकर क्या हो जाएगा, पिघल जाएगा। पिघल क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। इसे ही क्या कहते हैं, अतिभारण। बात समझे, अतिभारण किसे कहते हैं, समझिए। अब डेफिनेशन को समझिए। यदि एक ही परिपथ में उसकी क्षमता से अधिक उपकरण जोड़ दिए जाते हैं तो उसमें धारा का मान क्या होता है, क्या लिखें, यदि एक ही परिपथ में उसकी क्षमता से अधिक उपकरण जोड़ दिए जाते हैं तो उसमें धारा जो है, धारा का मान क्या होता है, बढ़ जाता है, जिससे क्या कहते हैं, अतिभारण कहते हैं। तो आप संक्षिप्त लिखिएगा, आवश्यकता से अधिक उपकरण का प्रयोग करने से धारा का मान क्या होता है, बढ़ जाता है, इसे ही क्या कहते हैं, अतिभारण। अब लिखते हैं पैराग्राफ चेंज करके, बताइए अतिभारण से क्या होता है, बताइए। अतिभारण से तार क्या होता है बाबू, गर्म होता है। अतिभारण से तार गर्म होकर क्या होता है, पिघल जाता है, जिससे लघु पतन होने की संभावना होती है। इसको समझिएगा, पॉइंट को घबरा जाइएगा, हम जो बता रहे हैं समझिए। अतिभारण माने आवश्यकता से अधिक कुछ लगा दिया जाएगा उपकरण। तो जब हम आवश्यकता से अधिक किसी में उपकरण लगाते हैं, है ना, घर में मान लीजिए कोई परिपथ है, उसमें लगाना है 10 गो पंखा, आप लगा दिए 20 गो, 15 गो लगा दिए पंखा, तो उस पर आप क्या दे दिए, ओवरलोड दे दिए, मैंने अति भारण दे दिए। बस समझे। तो बोलते भी कि आपको कि आवश्यकता से अधिक क्या करते हैं, उपकरण जोड़ दिए जाते हैं, जिससे धारा का मान क्या होता है, बढ़ जाता है ना, धारा अधिक प्रवाहित होने लगती है। ये भी लिख सकते हैं, धारा आवश्यकता से अधिक ले लेते इसमें, है ना। ये चलता का बाबू, तू कैसे यहाँ पे आ गया भाई, देख भाई हम बहुत खराब आदमी है, हम बहुत पीट पीटेंगे। हाँ तो चुपचाप बैठ यहाँ पर, हाँ चुपचाप बैठ, बाद में। अरे यार इनके नहीं चल रहा है। आवश्यकता से लिख दे यहाँ पे, अधिक बढ़ जाता है, जिसे क्या कहते हैं, अतिभारण। अब समझिए, यदि एक ही परिपथ में उसकी क्षमता से अधिक उपकरण जोड़ दिए जाते हैं, जिससे धारा का मान आवश्यकता से अधिक बढ़ जाता है, उसे क्या कहते हैं, अतिभारण। अतिभारण से तार क्या होता है, गर्म होता है, यानी ओवरलोड से तार क्या होगा, गर्म होके, कभी कभी क्या होता है, गर्म होके पिघल के टूट भी जाता है। और कभी कभी क्या होता है, देखिएगा जब 2 वायर होता है उसमें, और दोनों क्या है, इसे लपेटा गया है। अभी देखा ना जस्ट आपको, वायर इसमें क्या है, लपेटा नहीं गया है, देखो तो इसमें लपेटा गया है। मान लो कहीं हम डीसी में इसको वायर में जोड़े हैं, डीसी में कहीं, और ये गर्म हो गया, ये गर्म होकर पिघल गया। अब पिघलने में पता क्या होगा, दोनों टच हो जाएगा,
नहीं हो जाएगा टच। जब दोनों टच प्लस और माइनस टच होगा तो क्या हो जाएगा? शॉर्ट। घर में कैसी का शॉर्ट हो गई ना, का या शॉर्ट होने में क्या होता है, सब जो विद्युत धारा का मान होता है बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, वो सब उड़ा देगा आपका घर में के बॉल वगैरह सब उड़ा देगा, पंखा उंखा, समझ गए? तो बताइए पिघलने से क्या होता है दिक्कत? शॉर्ट सर्किट होने की संभावना होती है। तो शॉर्ट सर्किट को ही हिंदी में क्या कहते हैं? लघु पतन। क्या कहते हैं? लघु पतन, है ना। अति भारण, ओवरलोड से तार क्या होता है? गर्म हो जाता है, गर्म हो क्या होता है? पिघल जाता है, जिससे शॉर्ट सर्किट होने की संभावनाएं होती है। बात समझे आप लोग? दोनों टच हो गया क्या हो जाएगा? विद्युत धारा का मान बढ़ जाता है उसमें भी। बात समझ आप लोग क्या बता रहे हैं? एक प्रश्न वहाँ पे ठीक कीजिएगा बाबू, अपना थोड़ा सा चेंज कीजिएगा। अतिभारण के समय आपसे पूछेगा प्रश्न, अतिभारण के समय चालक तार में विद्युत धारा का मान क्या होता है? बढ़ जाता है। ठीक है, वहाँ पर बाबू कर दीजिएगा, गलत हो तो कर दीजिएगा, काट दीजिएगा वहाँ पे, दूसरा ऑप्शन मार दीजिए, लिखिए जिसमें लिखा होगा ना बढ़ जाता है उस पर टिक मार दीजिएगा। आपका मेटेरियल में गलती है ना, टिक मार दीजिएगा जहाँ बढ़ जाता है वहाँ पे। यहाँ से कोई दिक्कत है? बताइए बाबू। अतिभारण से दिमाग लगाइए, सुरक्षा करने के लिए, अतिभारण से क्या करने के लिए? सुरक्षा करने के लिए क्या कर सकते हैं हम लोग? अतिभारण से बचाव क्या है? ओवरलोड से बचाव क्या है? आपको सामान को अपना सुरक्षित रखना है, क्योंकि हो सकता है कि अतिभारण से क्या कर जाए? शॉर्ट हो जाए। शॉर्ट होने में मतलब पंखा उड़ जाए, बल्ब उड़ जाए, तो उसके लिए क्या कर सकते हैं? हम 2-3 बताते हैं आपको एग्जाम्पल। आप घर में देखते हैं फ्यूज लगता है, अगर उसको चाहिए 20 ओम, उसको चाहिए धारा 20 एम्पियर, 100 एम्पियर चाहिए। किसी चालक तार की क्षमता कितनी है? 100 एम्पियर सहने की क्षमता है, समझिएगा। चाहे 50 वोल्ट समझ, इसको सहने की कितना क्षमता है? अगर 50 वोल्ट तक सहने की क्षमता है तो आप 50 वोल्ट सहने के लिए क्या लगा दीजिए? फ्यूज लगा दीजिए। अगर आप 50 वोल्ट से अधिक लोड देंगे तार पे तो फ्यूज क्या होगा? मार देगा फ्यूज। फ्यूज क्या हो जाएगा? टूट जाएगा, फ्यूज खत्म हो जाएगा, समझे बात को? और जब फ्यूज खत्म हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? लाइन जेबे ना करेगा, कहानी खत्म तुम्हारा। जैसे ही ओवरलोड देगा तो क्या होगा? फ्यूज मार देगा। तो फ्यूज में तो बहुत नुकसान कम है, 2-4 रुपये का मिलता है फ्यूज, तार के तार उतना उसमें शीशा लगा रहता है। फ्यूज मार दिया तो आपके पूरा चालक तार से लाइन क्या हो गया? रुक गया, पूरा कट गया लाइन। अब लाइन जी भी नहीं करेगा। क्यों नहीं गया? क्योंकि आपने क्या कर दिया? ओवरलोड कर दिया। तो आपको समझ में नहीं आता कि इस चालक तार की क्षमता कितनी है, क्योंकि मतलब अल्टीमेटली कोई देखिएगा, अगर किसी को समझ में नहीं आता कि हम तार पर कितना लोड दें, बुझाता है? नहीं देता है, आवश्यकता से अधिक। तो लगा दो कौची? फ्यूज लगा दो चुपचाप। फ्यूज लगाओगे उतना से अधिक लेगोगे, क्या हो जाएगा? उड़ जाएगा, वो लाइन नहीं जाएगा। फिर समझ जाएगा कि नहीं उड़ा क्या है, रीजन क्या है, क्योंकि हमने क्या कर दिया? ओवरलोड कर दिया इस पर, है ना बाबू। दूसरा क्या होता है, देखिए घर में चेंजर होता है, एमसीबी लगता है। आप जानते हैं एमसीबी? एम से हंसिए मत। एम से बी क्या होता है? ब्रेकर होता है। क्या होता है? सामने ताक वो क्या कर रहा है? गधा कहीं पूछ लो। हमने क्या कहा, देखिएगा जब ओवरलोड कीजिएगा ना तो घर के जो बाहर होता है, देखिएगा ना खटखट ऐसे पर होता है, इसे खटखटे पर रहता है यार, नहीं देखें आप लोग? जब ओवरलोड कीजिएगा तो मतलब वो गिर जाता है। वो गिरने मत क्या होगा? लाइन कट गया? नहीं गया। रीजन क्या था? आपने क्या कर दिया? ओवरलोड। या ओवरलोड से कहीं शॉर्ट किया, तो शॉर्ट जैसे ही किया उसी क्या हो जाएगा? गिर जाएगा, लाइन खत्म, आपका सुरक्षित रहेगा एकदम। तो 2 चीज़ का प्रयोग करके, कौन कौन? एक फ्यूज का प्रयोग करके, दूसरा एमसीबी का प्रयोग करके। पागल गधा तू लोग है। क्या लिखे हैं? फ्यूज का प्रयोग करके और एमसीबी का प्रयोग करके। ये दोनों का हो जाता है। ओवरलोड से क्या होता है? या तो फिर एगो फ्यूज मार देगा या तो फिर एमसीबी गिर जाएगा। गिरने में धारा का होगा? प्रवाह बंद हो जाएगा, धारा का प्रवाह बंद हो जाएगा। इसको उतारिए।